देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकरात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज पूरा पंजाब बसंती नजर आया। महिलाओं ने पीली साड़ी पहनी और पुरुषों ने बसंती पगड़ी। दरअसल पंजाब के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ ली। अपना शपथ समारोह का कार्यक्रम भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह से जुड़े गांव में किया। मैं भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा। पंजाब पीली पगड़ी पहने भगवंत मान ने संविधान की शपथ लेकर पंजाब की सियासत को नए सिरे से गढ़ने और पंजाब को आगे बढ़ाने का प्रण ले लिया। मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने लिए जिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे जां असीधे तौर पे ना दसांगा ना प्रगट करांगा। शहीद भगत सिंह के परिवार के गांव में मेला लगा था। संकेतात्मक तौर पर पीली पगड़ी, पीले वस्त्रों को देखकर यही लग रहा था कि आपका आया बसंत, आपको भाया बसंत। इस आह्वान के साथ कि पंजाब के भरोसे पर खरा उतरूंगा। भगत सिंह होरां ने सुपने लाए सी जिहड़ी आजादी दे, ਉਹ आजादी आम घरां तक पहुंचाउण दी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तुसी साथ दिता है, कई जन्म लेने पैणगे तुहाडे इस प्यार दा करजा उतारन लई। जिन्ना प्यार तुसी दिता है किसी ने सोचा नहीं सी कि ऐं भी हो सकता है। पूरा समारोह बसंती रंग में रंगा नजर आया। बसंती या वो पीला रंग जो भगत सिंह को बेहद प्यारा था और जिस रंग की वो पगड़ी पहना करते थे, वही पगड़ी यहाँ तकरीबन हर नेता, हर कार्यकर्ता के सिर पर सजी थी। भगवंत मान तो अक्सर यही पीली पगड़ी पहनते हैं, मगर इस खास मौके के लिए उन्होंने सभी पुरुषों से बसंती पगड़ी पहनने और महिलाओं से बसंती दुपट्टा ओढ़कर आने की अपील की थी। देखो, पीली पगड़ी का यहाँ तक संबंध है। एमपी बना फर्स्ट टाइम तो आमतौर पर जो सर्टिफिकेट मिलता है एमपी का डिप्टी कमिश्नर से, कलेक्टर बोल देते हैं आपके यहाँ, तो आमतौर पर वो पार्टी के प्रधान के पास जाते हैं कि जी मैंने ये सीट जीतकर आपकी झोली में डाल दी। लेकिन मैं खटखट कला गया, जो कि शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है। मैं वहां जाके उनके कदमों में मैंने वो सर्टिफिकेट रख दिया और माथा टेका कि शहीद आजम जिस लोकसभा में आपने अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए बम फेंके थे, मैं वहां पर जाकर जुबान से सरकार के कान खोलता रहूंगा। मैं आपके कलर की बसंती रंग की पगड़ी पहनूंगा। 2017 में ना सही, 2022 में ही सही, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इंकलाब कर दिखाया। जहां अब तक कभी कांग्रेस तो कभी अकाली दल बीजेपी की सरकार बनती रही, उसी पंजाब के लोगों ने पहली बार एक तीसरी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया और ये बहुमत पंजाब को ड्रग्स और भ्रष्टाचार से मुक्त कर तरक्की की राह पर ले जाने के वादों पर मिला है। शहीद आजम भगत सिंह दा शेर वो कहंदे, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। देश की मिट्टी नूं प्यार करो, बहुत कर्मा वाली मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। आम आदमी की ताकत से सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने इस शपथ ग्रहण को पंजाब के 3 करोड़ आम आदमी का शपथ ग्रहण बताया। राजभवन की जगह गांव में इसका आयोजन किया, किसी वीआईपी या वीवीआईपी को न्योता नहीं भेजा। दूसरी तरफ करीब 2 लाख कार्यकर्ताओं, समर्थकों और आम लोगों के लिए 100 एकड़ जमीन पर जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। जे तू आशिक बनया है चल दिला खेड़ी इश्क दी बाजी, साडी वखरी नमाज साडी वखरी नियाज, असी वखरी शराह दे काजी। जे तू आशिक बनया है चल दिला खेड़ी इश्क दी बाजी। फुल ने पुजारियां लई आशिकां लई कंडे, फुल पुजारियां लई ने, फुल ने पुजारियां लई आशिकां लई कंडे नहीं, कंडियां नू दिल मर जाउण दा, पैरां नाल बन के जनून दियां झांजरां वेखना तमाशा यारी लाउण दा। असी मिर्जे दे वीर साडे वखरे ने तीर, असी मिर्जे दे वीर साडे वखरे ने तीर, ओ साडी वखरी है तीर अंदाजी। जे तू आशिक बनया है चल दिला खेड़ी इश्क दी बाजी,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शपथ ग्रहण से ही पंजाब में भगवंत मान सरकार की दिशा के संकेत मिल गए हैं। आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह से जुड़े इस गांव में इसका आयोजन किया। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोकतांत्रिक क्रांति की है। ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी सरकार का आगाज एक क्रांतिकारी से जुड़े गांव से किया है। आगे चुनौतियां बड़ी हैं, जिन्हें वो आम लोगों के साथ लेकर पार करने निकल पड़े हैं। कमलजीत संधू के साथ सत्येंद्र चौहान, खटकड़ कला गांव, आज तक। एक और जहां पंजाब में सीएम पद की शपथ हो गई, तो वहीं गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने सीएम के चेहरे पर मुहर लगा दी। बीजेपी ने दोनों ही जगहों पर सीएम ना बदलने का फैसला किया है। प्रमोद सावंत गोवा और एन बीरेन सिंह मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं उत्तराखंड को लेकर सस्पेंस बरकरार है, जहां पुष्कर सिंह धामी इस बार अपना चुनाव हार चुके। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा तो पहले से ही साफ था, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, जहां एक बार फिर योगी आदित्यनाथ आलाकमान के साथ मंथन कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं जल्दी से। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की आलाकमान के साथ बैठक जारी है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है। खबर यह भी है कि बड़े नेता जो चुनाव हार गए हैं, उनको लेकर क्या फैसला लिया जाए। मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में चल रही है इस वक्त बड़ी बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। यूपी के कई नेता इस बैठक में शामिल हैं, लेकिन सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि जो बड़े नेता मंत्री अपना चुनाव हार गए, उनको लेकर क्या निर्णय किया जाए। ये जीत लखनऊ की है, लेकिन इसे तय करना है दिल्ली की सियासत। ये बहुमत यूपी का है, लेकिन ये नींव है देश के सत्ता के सिंहासन की। – 2022 का ये चुनाव सेमीफाइनल है 2024 की लोकसभा का। डबल इंजन ने यूपी में कमाल किया, लेकिन अब इसी यूपी से पीएम मोदी को एक बार फिर दिल्ली तक का सफर तय करना है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रचंड बहुमत के बावजूद मंत्रिमंडल को लेकर मंथन का दौर जारी है। यूपी की सत्ता में दोबारा काबिज होने वाले योगी आदित्यनाथ चुनाव परिणाम के बाद से दूसरी बार दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां मंथन चल रहा है योगी सरकार 2.0 के कैबिनेट का। यही वजह है कि बैठक में योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिस्सा ले रहे हैं। वहीं यूपी से महासचिव बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को बुलाया गया है। मंथन कई मुद्दों को लेकर है, मसलन यूपी में कितने डिप्टी सीएम होंगे, किन किन चेहरों को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिलेगी, क्या चुनाव हारने वाले मंत्री मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को किस तरह बिठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर चल रहे कयासों पर आज पूर्ण विराम लग सकता है। साथ ही साथ कौन मंत्री बनेगा और किसकी क्या नई जिम्मेदारी होगी, इस बैठक में वो भी फैसले लिए जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य अपनी पुरानी भूमिका में रहेंगे या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका फैसला भी इसी बैठक में होगा। यूपी में 2014, 2017, 2019 और 2022 में चुनावी रणनीति तैयार करने वाले अमित शाह ने एक बार फिर कमान संभाली है। अमित शाह को यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल की रणनीति का आधार 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार करना है। पहला मंथन डिप्टी सीएम के पद को लेकर है। पिछली बार बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाकर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की थी, जहां ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी का समीकरण तय किया गया था।
ऐसे में अटकलें हैं कि इस बार 3 डिप्टी सीएम बनाने पर मुहर लग सकती है, जहां एक दलित चेहरे की एंट्री भी हो सकती है। सबकी नजरें केशव प्रसाद मौर्य पर भी हैं, जो कि सिराथू से अपनी सीट हार चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या केशव मौर्य को यह जिम्मेदारी दोबारा मिलेगी या फिर कोई नई जिम्मेदारी देने पर आलाकमान मंथन कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केशव मौर्य दोबारा डिप्टी सीएम होंगे। इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा कयास भी लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में हो रही सबसे बड़ी मीटिंग के मुद्दे में भी यह मुद्दा सबसे बड़ा है कि केशव मौर्य का क्या होगा। चर्चा यह है कि पार्टी किसी सूरत में केशव मौर्य के हारने के बावजूद उनके न तो चेहरे को कम करना चाहती है और ना ही उनका कद छोटा करना चाहती है। इसके अलावा इस चुनाव में राजेश्वर सिंह, असीम अरुण, बेबी रानी मौर्य, शलभ मणि त्रिपाठी जैसे नए चेहरे चमके हैं। वहीं पुराने चेहरे चुनावी आंधी के बावजूद फीके पड़ गए। ऐसे में अब कैबिनेट में नए और पुराने चेहरों के बीच सामंजस्य बिठाने की चुनौती है। यूपी में चुनाव में 11 मंत्री चुनाव हारे, वहीं कुछ मंत्री बागी होकर पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे में मंत्रियों के विकल्प खुले हैं, लेकिन अब सवाल है कि क्या हारे हुए मंत्रियों को दोबारा मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं खबरें हैं कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और करीब 4 दर्जन मंत्री योगी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। लखनऊ की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि इस बार योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल कैसा होने जा रहा है। तो जान लीजिए, इस बार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी छाप भी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं यह भी दिखेगा। जातियों का संतुलन साधा जाएगा, क्षेत्र को महत्व दिया जाएगा और सबसे अहम यह होगा कि इस बार किसी तरह के दागी मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई देंगे। ऐसे में योगी के मंत्रिमंडल की जगह काफी खाली है, लेकिन 2024 को देखते हुए महिला, ब्राह्मण, दलित और ओबीसी का जातीय समीकरण तैयार किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। योगी मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, तो इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको देते हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी न्योता भेजा गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसमें विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं उनको भी न्योता भेजा गया है। आपको याद ही होगा 2017 में जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो बीजेपी के दिग्गजों के अलावा मंच पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी नजर आए थे। उसी दरमियान मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री के कान में कुछ कहा था, जिसको लेकर कयासों के बाजार गर्म थे। फिलहाल इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। करीब 45,000 लोग इस शपथ समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एक और जहां जीत के बाद राज तिलक की चल रही है तैयारी, तो वहीं कांग्रेस की हार ने पार्टी में बगावत तेज कर दी है। एक बार फिर विरोधी गुट एक्शन में आ गया है, जिसके निशाने पर गांधी परिवार है। एक के बाद एक हार और हर हार के बाद बढ़ती बगावत। कांग्रेस के लिए अब दुश्मन से ज्यादा दोस्त खतरनाक होते जा रहे हैं। लड़ाई गैरों से बड़ी अपनों के साथ है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का बागी गुट G23 एक बार फिर एक्टिव हो गया है। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है, जिनके निशाने पर गांधी परिवार है। गांधी परिवार के लोगों को अब साइड होकर दूसरे नेताओं को नेतृत्व का मौका देना चाहिए। घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। इस बीच बागी गुट G23 की ओर से बैठक बुलाई गई। इससे पहले कपिल सिब्बल ने बागी नेताओं को डिनर पर बुलाया, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। उधर एक गुट अब कपिल सिब्बल के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता गांधी परिवार के बचाव में हैं और उनके निशाने पर कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक अच्छे नेता नहीं हो सकते, क्योंकि किस गांव में गए, कौन से जिले में गए, कौन से स्टेट में घूमे, कहाँ काम किए। देखो, बैठे जगह एडवाइस देने वाले बहुत होते हैं। ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, जमीन पे जाना अलग होता है, और वही लोगों की जो इच्छाएं हैं, कांग्रेस वर्कर का
जो मंशा है वही लोग जान सकते हैं। ऐसा हवा में बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। कपिल सिब्बल जी कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं है। कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माने वकील रहे देश के, अभी है भी, और वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई तो कपिल सिब्बल साहब को बहुत चांस मिला है। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी के सहयोग से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ये लोग सत्ता की बाहर रहने की आदत नहीं है और इसलिए अभी तरह तरह की कहीं कुछ आलोचना करते हुए अपने को बचा के रखने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के छोड़ के अकेले के दम पे वो कुछ करके दिखाया करके तब ना हम माने कि हाँ नजीर पेश कर दिए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि चौतरफा हार झेल रही कांग्रेस इस बगावत से कैसे निपटेगी? क्या कपिल सिब्बल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? हालांकि अब पार्टी के कार्यकर्ता भी सिब्बल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। लंबे समय से बागी तेवर दिखा रहे कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मांग की कि गांधी परिवार को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से दूर हट जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चांदनी चौक की एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में उन्हें ही पार्टी से बाहर निकालने की मांग रख दी गई। आज कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश दफ्तर में चांदनी चौक की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पूर्व विधायक और काउंसलर्स और साथ ही एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स थे, जिसमें एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें साफ तौर पे ये मांग रखी गई है कि कपिल सिब्बल को एंटी पार्टी एक्टिविटीज और गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। कि जो भी अनुशासनिक कार्रवाई कांग्रेस अध्यक्ष तक चाहें सिब्बल साहब के ऊपर कर सकते हैं, इसके लिए हम सब लोग उनके साथ हैं। उधर 5 राज्यों में करारी शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस एक्शन में आई। 5 राज्यों के अध्यक्षों से कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा। सबसे आखिरी इस्तीफा सिद्धू की ओर से आया। लंबी लंबी शायरी से महफिल लूटने वाले सिद्धू ने सिर्फ 17 शब्दों में अपना इस्तीफा समाप्त कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस बार पंजाब में कांग्रेस के विधायक भी 17 ही बचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के मुताबिक मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। न कांग्रेस का जिक्र, न हार का जिक्र, न कोई मलाल। ऐसे लगा कि इस्तीफा तंज है आला कमान के ऊपर उस सिद्धू का जो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी बागी ही नजर आ रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस में ये बगावत कहां जाकर रुकेगी और कितने राज्य कांग्रेस के हाथ से जाएंगे, क्योंकि अगली लड़ाई गुजरात और हिमाचल जैसे राज्यों में है, जहां एक बार फिर कांग्रेस ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती विरोधी से ज्यादा अपने बागी बनते जा रहे हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दिल्ली में G23 की बैठक जारी है। गुलाम नबी आजाद के घर पर यह बैठक हो रही है। आपको बता दें, हार के बाद कारणों को लेकर यह मंथन किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच गांधी परिवार को लेकर एक अलग तरह की सियासत खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी चल रही है। गुलाम नबी आजाद के घर पर यह बैठक हो रही है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, कांग्रेस का मौसम बदल जाए, इसको लेकर लगातार बैठक जारी है। एजेंडा क्या क्या है, कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी बातें कुछ ऐसी हैं क्या जो अंदर से निकलकर बाहर आ पाई हों? चित्रा, देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और गजब विपरीत परिस्थितियां। एक तरफ भाजपा में लगातार योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके चर्चा और बैठकें चल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के 2 दिन बाद ही यहाँ आप देखिए गुलाम नबी आजाद के घर पे साउथ एवेन्यू में मजमा इकट्ठा है। और जो G21 अब हम कह लें, क्योंकि जितिन प्रसाद और योगानंद शास्त्री छोड़ गए, G21 के नेताओं में अब और एडिशन हो रहा है। प्रणीत कौर आ गई हैं इस एडिशन में और शंकर सिंह बघेला भी नजर आए। कई ऐसे लोग हैं जो सिग्नेटरी नहीं है, मणिशंकर अय्यर, वो भी अब इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ये बैठक कपिल सिब्बल के घर पहले होनी थी, पर आपने वो बयान दिखाया जो उन्होंने दिया था अखबारों में, और उसके बाद ये संदेश देने की कोशिश है कि हम उस बयान को नहीं इंडोर्स करते। पर कांग्रेस में जो बट्टा बैठ गया है, जो लगातार कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, उस पर आत्म मंथन की जरूरत है। तो एक तरीके से
कार्य समिति की बैठक के बाद भी ये बैठक अपने आप में कई सियासी मायने लेके रखी गई है। और ये देखिए नेताओं के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भीतर गए हैं और लगातार जो पुराने G23 के नेता हैं, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, तो पूरे देश भर के तमाम ऐसे कांग्रेस के नेताओं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वो अभी भीतर जाते हुए। मौसमी, इसी के साथ अगला सवाल जहन में खड़े होता है। G23 की कई बड़ी बैठक बड़े हार के बाद हो चुकी है, लेकिन सिवाय इसके गांधी परिवार की आलोचना, सब कुछ बदल डालो, नए चेहरों को तवज्जो दी जाए, इसके अलावा कुछ निकलता नहीं है। आज की इस बैठक के जरिए क्या बातें निकल कर आ सकती हैं? क्योंकि एक तरफ गांधी परिवार लगातार निशाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के सामने कांग्रेस इस वक्त कहां खड़ी है, वो भी तब जब आम आदमी पार्टी भी अब उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुकी है। बिल्कुल सटीक सवाल चित्रा। देखिए, मायने समझिए इस बैठक के। ये वो वक्त है जब कांग्रेस धरातल पे है, तमाम राज्यों में उसका सफाया हो गया है। ये वो वक्त भी है कि अगर आप G23 के नेता गिना लीजिए तो उनमें कई ऐसे नेता हैं जिनका सियासी करियर खत्म हो गया और उनको किसी अहम समिति में या राज्यसभा में भी जगह नहीं दी गई है। तो ये बार बार सवाल उठता है कि आखिर जो बात आप कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कर सकते हैं, वो चर्चा बार बार अलग से डिनर डेट करके क्या संदेश देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि एक दबाव की भी राजनीति यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी का एक संदेश गया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कुर्बानी दें तो हम कुर्बानी के लिए तैयार है, तो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तौर पे क्योंकि संगठन के चुनाव होने हैं, ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को क्या चुनौती दी जाए इस संगठनात्मक चुनाव में। राहुल गांधी का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मौसमी। अब बात उस क्रांति की जो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी में सभी दिग्गज पार्टियां हवा हो गईं। आम आदमी पार्टी ने जो कमाल कर दिखाया वो ऐतिहासिक है। पूरा पंजाब आपके गुण गा रहा है, मगर आम आदमी पार्टी का प्लान बड़ा है। पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी अपने आप को और विस्तार देने की कोशिश में जुट गई है। भगवंत मान ईश्वर की सौं चुकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता नूं बरकरार रखांगा। आम आदमी पार्टी की आंधी चली पंजाब में और उड़ गए वो नाम जो कई बरसों से पंजाब में सत्ता का खूंटा गाड़ कर बैठे थे। पंजाब में आम से दिखने वाले प्रत्याशियों ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर पंजाब के सूरमाओं को परास्त कर दिया। इसीलिए पंजाब के सीएम की जब शपथ समारोह की बात आई तो ये आम लोगों के लिए हुआ। आम लोगों को निमंत्रित किया गया। आम लोग दूर दूर से पहुंचे इस शपथ समारोह में। जो आपको दिल्ली में आपने केजरीवाल के रूप में देखा, आज भगवंत मान बनकर के आए हैं और इस बच्चे को खास न्योता भेजा गया है। देखिए, परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ आए हैं, तो स्पेशल इनवाइटी, वीआईपी इनवाइटी भेजा गया है इस बच्चे को खास, क्योंकि ये तस्वीरें वायरल हुई थी। चुनाव प्रचार में भी ये लोग लगातार सक्रिय रहे। ये बताइए, पहले केजरीवाल बने और आज भगवंत मान बना दिया आपने बच्चे को। हाँ जी, देखिए, है तो आम आदमी पार्टी से, तो अभी आज हम पंजाब आए हैं तो हमने इसको मान साहब बना दिया है और जैसे जैसे हमारी पार्टी बढ़ती रहेगी हम इसको वही रूप देते रहेंगे। न्योता कब आया आप लोगों को? न्योता हमको ऑफिशियली ट्विटर पे और फेसबुक के माध्यम से कल ही आ गया था। शपथ समारोह में लोगों ने इसी तरह की पीली पगड़ी पहनी, माओं ने पीली साड़ियां, बहनों ने पीले दुपट्टे। पूरा शपथ समारोह इसी तरह के बसंती रंग में रंगा नजर आया। लोगों को भरोसा है कि पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी बदलाव करेगी, आम आदमी के हक की आवाज बनेगी। कितनी खुशी है आज आप लोगों को? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। पर उम्मीदें भी बहुत होंगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या उम्मीद है कि क्या आते ही तुरंत क्या कर देगी सरकार? सारा काम करूंगा जी, भगवंत मान सब करेंगे। और खास तौर पे अगर हम बात करें, जैसे गांव में हो रहा है और काफी सजावट की गई है, काफी है, इससे पहले राजभवन में होता आ रहा है, तो क्या अलग से कोई ट्रेडिशन आप में से कोई बात करें? आम घर च उठिया भगवंत मान, आम घर का मुंडा है, आम आदमी। ये सानू बड़ी खुशी हुई है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के निवास स्थान ते आके उन्होंने गृह विखे नतमस्तक हो रहे हैं। बड़ी बहुत ज्यादा खुशी हुई है।
चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे किए गए थे। अब महिलाओं को भरोसा है कि वो वादे पूरे होंगे, उनके खातों में पैसे आएगा, नशे का कारोबार बंद होगा, रोजगार मिलेगा। क्या उम्मीद है? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ आएगा, नशा दूर होएगा, ਜਿਹੜੇ बेरोजगार बच्चे फिर रहे हैं, ठीक है, नौकरी बिना नौकरियां तो ये जो कहा था कि 1000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, हाँ जी मिलेंगे, सारी तो उम्मीद लाई हुई है, अगले हर लेडीज को मिलेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं बची है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इतिहास रचा है और ये जीत आम आदमी पार्टी के भरोसे को कई गुना बढ़ाने वाली है। इसीलिए पंजाब में जीत के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता देश की बात करने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, आज के दिन को सबसे पहले ये बताइए, देखते कैसे आप? ये देखिए, पंजाब की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा दिन है। 92 सीट एक पार्टी को आज तक हासिल नहीं हुई, एक भी पार्टी को आज तक 92 सीट नहीं मिली। इतना बड़ा मैंडेट क्यों मिला, इतना बड़ा जनादेश क्यों मिला? इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गारंटी और भगवंत मान की ईमानदारी पर पंजाब की जनता ने यकीन किया और एक खुशहाल पंजाब बनाने का संकल्प आज इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से लिया जा रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है, पूरा पंजाब इसमें शामिल है और पूरे देश में ये मॉडल अब पहुंचेगा। ये भरोसा इसलिए आया है क्योंकि पंजाब की जनता ने 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में डाली हैं। जाहिर सी बात है कि पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य हिमाचल का चुनाव होगा। जाहिर है समारोह का दिन है, दूसरे राज्य में सरकार बनने जा रही है और इसी के साथ आज की तारीख में, आज की राजनीति में आम आदमी पार्टी देश की तीसरी पार्टी होगी जिसकी 1 से ज्यादा राज्यों में सरकार होगी। 100 से ज्यादा उसके पास, 150 के लगभग उसके पास विधायक होंगे पूरे देश में और राज्यसभा सीटों की गिनती होने के बाद ही जैसे वो सीटें मिलती हैं, देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी होगी जिसके पास राज्यसभा में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा सांसद होंगे। जाहिर है राजनीतिक रसूख बढ़ता है और एक बात आम आदमी पार्टी शायद यहाँ से कह रही है कि यू मे लव अस, यू मे इग्नोर अस, बट यू मे लव अस, यू मे हेट अस, बट यू कैन नॉट इग्नोर अस। जाहिर है अब शायद सिस्टम को इस पार्टी की आदत पड़ जाएगी। इस जीत के साथ ही राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की धमक बढ़ेगी। पंजाब का सीएम चंडीगढ़ बैठता है तो नजर हरियाणा पर भी रहेगी और हरियाणा में तो पहले ही आम आदमी पार्टी अपना बेस बनाए बैठी है। उसे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली और पंजाब की तरह ही हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपना जलवा दिखाएगी। पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री भगवंत मान सचिवालय में पहुंचे हैं। सचिवालय के बाहर उनको गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया जा रहा है। देखते हैं इस वक्त भगवंत मान गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद वो अपने कार्यालय में जाकर जा रहे हैं, कार्यालय में जाएंगे और आज वो पदभार संभालेंगे। बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के इतिहास में। भगवंत मान आज से अपना कामकाज करना शुरू कर देंगे। चंद बरस पहले ही भारत की राजनीति में आई आम आदमी पार्टी अब मजबूत स्थिति में है। जाहिर सी बात है कि जनता को ये विकल्प पसंद आ रहा है, मगर देखना यह होगा कि पंजाब की उम्मीदों पर आम आदमी पार्टी किस हद तक खरी उतरती है। खटकड़ कलां से पंकज जैन, कमलजीत संधू, आशुतोष और सत्येंद्र चौहान के साथ मनजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब भगवंत मान के कंधे पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो पंजाब को तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर जाएं। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बतौर कॉमेडियन अपना करियर शुरू करने वाले भगवंत मान पंजाब के मुखिया बनेंगे। भगवंत मान के जीवन की ये रोचक यात्रा भी आप जरूर देखिए। अबे गालियां सुननी है तो गांव की लेडी से सुनो, एक सांस में पूरी दर्जन। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकदा हां। 2 मुलाजम अपने लैके ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹਿਰੋਂ ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। Ya gulbistelala stabultala dubelestalala istamaneste dura bastala dugubestelera dugulbestelera इंतलबस्telera। किसने सोचा था कि मनोरंजन के मंच से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेंगे भगवंत मान। वे तेरा पैजे बेड़ा नपोत्यां दिया भुनने तेनू पैजे प्लेग वे पै जाना मन खाने मेरे बाप दे। किसने सोचा था कि घर के दुखी लोगों को हंसाने के लिए कॉमेडियन बनने वाले भगवंत मान एक दिन पंजाब की रियाया के सबसे बड़े सुल्तान बन जाएंगे। मैं भगवंत मान
ईश्वर की सौं चुकता हाँ। किसने सोचा था कि भगवंत को समय यहाँ लाकर खड़ा करेगा। सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। सांसद से सीएम की कुर्सी तक भगवंत मान का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। सियासत में 2011 में एंट्री करने वाले भगवंत मान ने प्रकाश सिंह बादल और मनप्रीत बादल की पार्टी के टिकट पर 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा, मगर हार मिली। मान ने मनप्रीत बादल से नाता तोड़ा और अरविंद केजरीवाल से सियासी रिश्ता जोड़ा। 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया तो उनके करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ता चला गया। – 2014 में वो संगरूर से रिकॉर्ड 2,11,000 वोट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वहीं 2019 में उनके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी के सारे उम्मीदवार हार गए। भगवंत पंजाब से अपनी पार्टी के इकलौते सांसद के तौर पर जीते। इस बीच 2017 में विधानसभा चुनावों में हार के बाद भगवंत मान को पंजाब में आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। बीते 5 साल से वही पंजाब में पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में ही आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। भगवंत मान ने इस बार पंजाब की धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस के दलवीर सिंह गोल्डी को 58,206 वोटों से हराया। मैं अरविंद केजरीवाल जी का खास तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने 20 दिन भुख हड़ताल रख के पार्टी बनाई, जिन्होंने अंदोलन दे विचों पार्टी लिया के देश के मूहरे दिती ते जिहड़ी पार्टी पूरे देश की राजनीति नूं सुधार रही है। एक बार जोरदार ताड़ियां चाहूंगा मैं नेशनल कन्वीनर लिए। भगवंत पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल है। जिस तरह उनके शपथ ग्रहण में जन सैलाब उमड़ा, उसी तरह उनकी रैलियों और सभाओं में भी जबरदस्त भीड़ जुटती है। यही वजह है कि भगवंत को लेकर चाहे कितने ही विवाद हुए, मगर उनके जन समर्थन में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। इनकलाब, इनकलाब, बोले सोनिहाल। भगवंत मान के कंधों पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी है, मगर 7 साल तक सांसद की जिम्मेदारियां भी उन्होंने बखूबी निभाई। पंजाब के एनआरआई से जुड़े मुद्दों को उन्होंने संसद में उठाया। संगरूर सीट की जनता जिन समस्याओं को झेल रही थी, उन्हें दूर करने के लिए वो जद्दोजहद करते रहे। गारंटी उसको पंजाब ने अपनाया है। भगवंत मान की ईमानदारी पर लोगों ने भरोसा जताया है। 8 साल एक सांसद के तौर पे जो उन्होंने काम किया ईमानदारी से, उस पर भरोसा जताया है। तो मुझे लगता है कि अब ये मॉडल, अब ये विश्वास देश के अलग अलग हिस्सों में और मजबूत होगा और पार्टी का विस्तार होगा। यूपी में योगी सरकार के आगाज के बाद प्रदेश की इकोनॉमी के भी तेजी से दौड़ने की उम्मीद है। चुनावों से पहले किए गए वायदों के तहत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य तय किया था। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज और पश्चिमी यूपी के प्रोजेक्ट के सहारे ये लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद अब सबसे बड़ा लक्ष्य है रोजगार मुहैया कराने की। इसके लिए वादे के मुताबिक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करना जरूरी है। जाहिर है, इस मुश्किल लक्ष्य को केवल चुनावी दावों की तर्ज पर पाना नामुमकिन है। इसके लिए ठोस रणनीति बनाने और योजनाओं को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। जिस विकास के मुद्दे पर भाजपा ने हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनावी रण में हाथ आजमाए थे, उसी के दम पर यह लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। यूपी में सरकार ने एक्सप्रेसवेज पर काफी काम किया है। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि यूपी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की स्पीड बढ़ाए। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बगैर विकास और रोजगार बढ़ाना बेहद मुश्किल काम है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है रियल एस्टेट सेक्टर। ये सेक्टर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही पनपता है और फिर इससे जुड़े 250 दूसरे उद्योगों को भी बड़ा फायदा मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर अगर एक मुद्दा रहा तो साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। टाइमली कंप्लीशन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टाइमली कंप्लीट होना बहुत इलेक्शन के अंदर बेनिफिशियल रहा। साथ में इससे यूपी के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो एम है वो संभव हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे तेज विकास पश्चिमी यूपी में ही किया जा रहा है, जो प्रदेश का रियल एस्टेट हब भी है। यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट और उसके नजदीकी इलाकों में कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनमें शामिल है ग्रेटर नोएडा जेवर मेट्रो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, ग्रेटर नोएडा में ट्रांसपोर्ट हब, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद यूपी की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगना तय है। लेकिन इन सबके बीच सरकार को फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करने के लिए DFCCI पर भी दबाव बनाने की जरूरत है। इससे पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर को आपस में जोड़कर यूपी के निर्यातकों को फायदा मिल सकेगा। इससे भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। जहाँ से भी नए नए हाईवे, नए प्रोजेक्ट्स, नई परियोजना आ रही हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर और बाकी सेक्टर्स को बहुत अच्छा बूम मिलेगा और आने वाले टाइम में रियल एस्टेट सेक्टर क्या इकोनॉमी भी अच्छी ग्रो करेगी। क्योंकि जैसे हमने देखा कि पहले ये NH-24 जो इतने सालों से काम रुका हुआ था वो तैयार हुआ, उसके बाद आसपास के इलाकों में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई, रियल एस्टेट सेक्टर को डिमांड देखी गई। इसके साथ ही बिजली वितरण में भी सुधार और नल से जल योजना पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है। इनको बढ़ावा देकर सरकार के पास अपने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में आसानी हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। महंगाई लगातार रौद्र रूप अख्तियार करती जा रही है। फरवरी में थोक महंगाई दर और रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने रिटेल महंगाई दर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस दौरान खाने पीने के सामान से लेकर कपड़ों और जूते चप्पल तक हर सामान की कीमत बढ़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से पहले ही देश में महंगाई ने लोगों का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। रोजमर्रा की खरीदारी में तो लोगों को जबरदस्ती महंगाई का स्वाद चखना ही पड़ता है। लेकिन अब सरकारी आंकड़ों में भी महंगाई के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। सरकार ने सोमवार को महंगाई के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक फरवरी में 13.11% के साथ थोक महंगाई दर लगातार 11वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। इस साल जनवरी में थोक महंगाई दर 12.96% और पिछले साल फरवरी में 4.17% थी। अप्रैल 2021 से थोक महंगाई डबल डिजिट में बनी हुई है। वहीं रिटेल महंगाई दर फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर 6.07% पर पहुंच गई है। इसके पहले जून 2021 में रिटेल महंगाई दर फरवरी से ज्यादा यानी 6.26% थी। जून के बाद रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा लगातार दूसरे महीने RBI की तय लिमिट के पार निकल गया है। जनवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.01% थी। कारोबारियों का भी मानना है कि महंगाई से उनके मुनाफे पर दबाव पड़ने लगा है। दरअसल ज्यादा दाम बढ़ाने से ग्राहकों की बेरुखी का डर है और कम दाम रखने पर घाटे की चुनौती सामने खड़ी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो महंगाई दर फरवरी के अंदर रही वो 6.6% को पार कर गई और वहीं साथ साथ हम लोग देखते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाने से फूड कमोडिटीज, फुटवेयर, थोक के भी जो सामान है उनके भी प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं और कारण सबसे बड़ा उसके पीछे यही है कि जो हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, जिसकी वजह से सारी की सारी लॉजिस्टिक के अंदर प्राइस हाइक होता है, इन्फ्लेशन आ जाती है। अब RBI को कुछ सरकारों ने टारगेट दिए हैं कि अपना जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 2 से 3% के बीच में कहीं पर संकुचित करके लाए। इसके लिए RBI क्या कदम उठाती है ये देखना होगा। जनवरी के मुकाबले फरवरी में महंगाई के असर को समझें तो फरवरी में खाने पीने के सामान की महंगाई 5.85% बढ़ी है। पिछले महीने सब्जियों के दाम 6.13% बढ़े हैं। फ्यूल और बिजली फरवरी में 8.73% बढ़े हैं। कपड़े और लाइट 8.86% महंगे हो गए हैं। दालें 3.02% महंगी हुई हैं। यानी फरवरी में महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को झटका लगा है। इस दौरान खाने पीने के सामान से लेकर सब्जी, जूते, चप्पल सब महंगे हो गए हैं। खाने पीने के सामान, ईंधन और बिजली के दाम में इजाफा होने से ही फरवरी में थोक महंगाई दर भी बढ़ गई है। अब अगर कच्चे तेल के दाम का असर पेट्रोल डीजल पर देखने को मिलेगा तो फिर महंगाई के मोर्चे पर हालात बेहद खराब हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।